नमस्कार साथियों। अभी एनसीईआरटी की किताबों से मुग़ल इतिहास को हटाया जा रहा है। इसके संबंध में बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन जो लोग इतिहास को समझ रहे हैं या जिन्होंने इतिहास पे शोध किया है, तो मैं एक तथ्य रखना चाहता था। हालांकि ये तथ्य सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये तथ्य थोड़ा सा बिहार से चूँकि रिलेटेड है और बिहार की हिस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए इसके पक्ष को मैं अपनी तरफ से रखने की कोशिश कर रहा था। कहानी शुरुआत होती है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद। सत्ता और सिंहासन के लिए मुगलों की आपसी लड़ाई अपने वर्चस्व पर है। 1713 में फर्रुखसियर मुगल तख्त ताज का मालिक बनता है, यानी मुगल सल्तनत का सुल्तान बनता है फर्रुखसियर। अब मुगलई खाना खा करके फर्रुखसियर की तबीयत हो जाती है ख़राब। नासाज तबीयत के बीच में फर्रुखसियर को पाइल्स की बीमारी हो जाती है। पाइल्स जिसको हम लोगों के लोकल लैंग्वेज में बवासीर या भकंदर की बीमारी कहते हैं। अब चूंकि मुगल इलाज पद्धति, मुगलों के पास कोई अपनी इलाज की पद्धति थी नहीं, तो अब वो पाइल्स की बीमारी का इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसी विषम परिस्थितियों में अब बीमारी और उसका मर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में विलियम हैमिल्टन नाम का एक ब्रिटिश डॉक्टर ईसाई मिशनरीज के प्रचार के लिए भारत में आया हुआ रहता है। जब विलियम हैमिल्टन को ये बात पता चलती है कि भारत के तख्तोताज को ये परेशानी है, तो विलियम हैमिल्टन उन्हें एक ऑफ़र देता है उनके इलाज के लिए। विलियम हैमिल्टन के द्वारा फर्रुखसियर के पाइल्स की, यानी बवासीर या बकंदर जो भी कहें, उसके इलाज के बाद जब फर्रुखसियर को राहत मिलती है, तो फर्रुखसियर विलियम हैमिल्टन से कहता है कि मांगो, अ, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। अब विलियम हैमिल्टन चूंकि वो भ्रमण पे आया हुआ है, तो उसका कहना है कि मुझे तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चीज़ चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ दे सकते हैं तो मेरी कम्युनिटी को दीजिए। उस समय अंग्रेज़ों का बहुत प्रभुत्व भारत पे नहीं रहा है, तो फर्रुखसियर एक गोल्डन फरमान जारी करता है 1717 में। गोल्डन फरमान ये होता है कि कोई भी अंग्रेज मुगल क्षेत्रों में 3,000 रुपये सालाना फीस जमा करके बिना किसी टैक्स के व्यापार कर सकते हैं, यानी एक तरह से टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हैं ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स को ये जब अधिकार मिल जाता है, तो उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू करते हैं। नाजायज़ फ़ायदा इसलिए उठाना शुरू करते हैं कि अन्य व्यापारियों को वो फरमान वो दे देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि अंग्रेज़ तो टैक्स दे ही नहीं रहे हैं, अन्य भारतीय व्यापारी भी टैक्स देना बंद कर देते हैं। अब इसी दरमियान मुर्शीद कुली खान बंगाल का नवाब है, उसकी डेथ होती है और सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब बनता है। एक 17 साल का लड़का वहाँ का नवाब बनता है। अब टैक्स के पैसे आ नहीं रहे हैं और सत्ता टैक्स पे ही चल सकती है, सैनिक टैक्स पे ही मेंटेन हो सकते हैं। चूँकि पैसे नहीं आ रहे हैं, इसलिए सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों का विरोध करता है और इस गोल्डन फरमान को, गोल्डन फरमान जो रहता है, यानी आप समझो कि एक तरह से गोल्डन डिक्री ऑफ द स्टेट को मानने से इनकार कर देता है। इसी क्रम में अंग्रेज़ों से उसकी लड़ाई बढ़ती है और 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है। प्लासी की लड़ाई महज कोई एक बहुत बड़ा कोई बैटल ग्राउंड पे लड़ाई नहीं हुई थी। सिर्फ उसमें पूरा इंसिडेंट यही होता है कि सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और वहाँ का नवाब मीर जाफ़र को बना दिया जाता है। मीर जाफ़र को नवाब क्यों बनाया जाता है? क्योंकि मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से मिल जाता है, वो सरेंडर कर जाता है। मैं जो बिहार से उसका लिंक जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वो यहीं से स्टार्ट होता है। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब कुछ शर्तों पे बनाया जाता है, लेकिन जब मीर जाफ़र उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है या उनको पूरा करने में असमर्थ हो जाता है, तो मीर जाफ़र को हटा करके उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। तब के बंगाल में वर्तमान के उड़ीसा, बिहार और झारखंड अलॉन्ग विथ बंगाल शामिल थे। मीर कासिम जब नवाब बनता है, तो उसे अंग्रेज़ों से मिलने वाले धोखे से, उसको जानकारी है अंग्रेज़ों से मिलने वाले धोखे से। तो मीर कासिम चुपके चुपके अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर देता है। मुंगेर जो आज के बिहार में है, और यहीं से बिहार की उस इतिहास की शुरुआत होती है जिसको हम लोग कहते हैं तमंचे का बिहार, या बिहार में तमंचों की भरमार, जो भी कहें आप। मीर कासिम जब अपनी राजधानी बदल देता है, तो
मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर ले आता है। अब मुंगेर तो राजधानी आ जाती है, लेकिन अंग्रेज़ों को मीर कासिम से होने वाले षड्यंत्र की भनक लग जाती है। उस समय पैरेलली भारत में दो शक्तियां काम कर रही हैं, एक फ्रेंच पावर है और एक ब्रिटेन की पावर है। मीर कासिम फ्रेंच फोर्सेज की मदद लेकर के एक हथियार का, आधुनिक हथियार का एशिया का पहला कारखाना मुंगेर में खोलता है। मुंगेर में जो हथियार का कारखाना खुलता है वो अंग्रेजों से चुपके चुपके खुलता है। तो इस प्रकार से जो हथियार खोला जाता है उसको एक घरेलू उद्योग का स्वरूप दे दिया जाता है, और गांव के लोगों को, मुंगेर के लोकल लोगों को ट्रेंड किया जाता है हथियार बनाने के लिए, ताकि इसकी भनक अंग्रेजों तक न लगे। तो एक तरह से जो हथियार के एक बड़े फैक्ट्री ना खोल करके उसको एक स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है बिहार में, और इस तरह से मुंगेर में हथियार फैक्ट्री की शुरुआत होती है। गांव वालों को या उस समय के लोकल मुंगेर वासियों को ट्रेंड किया जाता है हथियार बनाने के लिए, और वो हथियार की फैक्ट्री बनाते हैं। हथियार की फैक्ट्री के रूप में वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलता है, और वहाँ से मुंगेर में हथियारों के निर्माण की कहानी की शुरुआत होती है। बाद के इतिहास में मीर कासिम पे फिर मुंगेर पे अटैक करते हैं अंग्रेज। मीर कासिम भाग करके लखनऊ चला जाता है, वहाँ फिर बक्सर की लड़ाई 1763 में होती है और सारी चीज़ें होती हैं। मैं उस पक्ष में नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज बिहार में और ईस्ट यूपी और बिहार में विशेषकर तमंचों का बोलबाला रहता है, और समाज में आप जब बिहार से बाहर की तरफ जाओ तो एक रहता है कि घर घर में हथियार है। तो भैया, घर घर में बिहार में हथियार नहीं है। बिहार में हथियार क्यों है, इसके पीछे का कारण कुछ और है। बिहार के लोग एग्रेसिव क्यों हैं, हथियार क्यों है, उसके पीछे का एग्रेशन कुछ और है। Whenever you will study the history of India, you will study the history of बिहार। आप मध्यकालीन भारत की बात करो, आधुनिक भारत का इतिहास कर लो, या प्राचीन भारत का इतिहास कर लो, महाजनपदों से ले करके और चंपारण विद्रोह, चंपारण आंदोलन जो आधुनिक भारत का है, जहाँ से मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बने, ये बिहार का इतिहास है। तो जहाँ से शासन का नेतृत्व हुआ है, शासक जहाँ से पैदा हुए हैं, वहाँ हथियारों का बोलबाला होना मतलब असंभावी ही है। और ये कोई एक जनरेशन में शासन नहीं किया है, एक जनरेशन ने। आप इतिहास उठा के देख लो, हरण्यक वंश हो या सिमुक हो या नंद हो या मौर्य हो या कर्ण हो, यहाँ तक या आप गुप्ता पीरियड की भी बात करो तो बिहार ने ही शासन किया है पूरे हिंदुस्तान पे। क्या आज का जो सीरिया है और ईरान है, वहाँ तक भारत ने अधिकार किया हुआ है और भारत ने कब्जा किया हुआ है। आप चंद्रगुप्त मौर्य की बात करो, सेल्यूकस निकेटर की बात कर लो, या फिर आप हिस्ट्रियन शासक की बात कर लो, तो इतिहास की शुरुआत बिहार से ही होती है। चूँकि पहली बार जब लोहे की खोज हुई तो पूरा जो एरिया था वो महाजनपदों का काल था, गांगेय घाटी के क्षेत्र का विस्तार हो रहा था। तो उस टाइम पीरियड में बिहार का जो पार्ट था, जो आज का झारखंड है, वहाँ प्रचुर मात्रा में कोयला और लोहा उपलब्ध था, तो हथियार बनाना सुलभ था वहाँ। तो ये तो प्राचीन भारत के इतिहास से इसका लिंक है। लेकिन आप जब मध्यकालीन भारत में भी जा रहे हो, तो जो मैंने आपको लिंक बताया कि मीर कासिम ने जो फ्रेंच हथियार फैक्ट्री की स्थापना कराई थी, वो पहली स्थापना मुंगेर में हुई थी, और एशिया के आधुनिक शस्त्रागारों में से एक था मुंगेर। और चूंकि मुंगेर आज का बिहार का पार्ट है, तो हथियारों की जो परंपरा वहाँ से शुरू हुई। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो कि अगर 5 पीढ़ियों तक कोई भी घर या कोई भी परिवार या कोई भी समाज अगर 5 पीढ़ियों तक एक ही काम करता है, तो उसमें वो जेनेटिक आ जाता है उसका असर। तो मुंगेर में वो जेनेटिक हो गई हैं चीज़ें। तो इसलिए इस पक्ष से आप इनकार नहीं कर सकते हो। हमारी मानसिकता वैसी नहीं है, वैसी परिस्थितियाँ हुई, और उन परिस्थितियों की वजह से ये सारी चीज़ें घटित हुई।